प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको एक नया मैप प्रोजेक्शन लेकर आए हैं और उस मैप प्रोजेक्शन होगा सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन, यानी कि बेलनाकार मैप मानचित्र प्रक्षेप। इससे पूर्व हम आपको कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन की वीडियो आपके साथ साझा कर चुके हैं। अब हम सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। तो बेलनाकार मानचित्र प्रक्षेप में, जैसा कि मैंने आपको जो स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम में उपस्थित थे उस समय उनको ग्लोब के मॉडल के माध्यम से बताया कि ग्लोब पर यदि एक कागज़, बेलनाकार कागज़ लपेट लें बेलन के आकार का और उसको हम उसके पश्चात फैलाएं तो एक भूमध्य रेखा को टच करते हुए आयताकार रूप लेगा। जैसा कि आप अपने इस समय मोबाइल स्क्रीन पर 3 इमेज देख रहे हैं। वो तीनों इमेज तीनों प्रकार के मैप प्रोजेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं। पहली इमेज जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन है, कि ये ग्लोब का मॉडल है और ग्लोब पर हम एक टोपी नुमा और एक शेप रख दें तो वो, और फिर हम उसको काट दें, फैला दें तो वो इस ढंग की जो इसके साइड में है एक शेप बन जाएगी, जिसको हम कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। और इस प्रकार के मैप प्रोजेक्शन आपके जो पाठ्यक्रम में हैं, 1 मानक, 2 मानक और बौन प्रक्षेप, वो हम पूर्व के वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम कॉनिकल के पश्चात जो आज लेने जा रहे हैं वो है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन में आप देखेंगे कि ये जो आपको दूसरा प्रकार का जो डायग्राम बना हुआ है कि ग्लोब है और ग्लोब को हम एक बेलन के आकार के कागज़ उस पर लपेटें या बेलन के आकार के कागज़ को उसमें के अंदर और ग्लोब को प्रवेश कराएं, तब ये जो इस मानचित्र में आप डायग्राम में देख रहे हैं तो ग्लोब का जो कागज़ से स्पर्श है वो भूमध्य रेखा पर करेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास ग्लोब की मोटाई सर्वाधिक होती है। फिर हम इस पूरा जो ये रोल बनाए, जैसे ये आपका ग्लोब है और इसके आपने दोनों तरफ यानी कि पूरा एक सिलेंडरी नुमा और कागज़ लपेट दिया, उसके पश्चात हम इसको काट कर इसको फैलाएं तो इस प्रकार का ये आयताकार और एक शेप बनेगी, जिसको हम बेलनाकार मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं, जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक भूग्रिड यानी कि एक जाल होगा और देशांतर और अक्षांश रेखाओं का ही समतल सतह पर जो जाल है वो मैप प्रोजेक्शन की एक परिभाषा में विशेषता है। तो आइए हम आज इस प्रकार बेलनाकार प्रक्षेप का जो मैंने आपको उदाहरण दिया है वो हम किस प्रकार उसका इम्प्लीमेंट्स हमें जो सवाल दे रखा है उसके माध्यम से करें और ग्लोब पर क्रियान्वयन कैसे होगा। तो और उसमें जब हम एक प्रकार का बेलनाकार प्रक्षेप बना देंगे, क्योंकि 3 टाइप के बेलनाकार प्रक्षेप हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उसमें इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एरिया और मर्केटर। तो आज हम आपको इक्वल डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप पढ़ेंगे। तो आप इस समय दूसरी इमेज जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक प्रश्न है और प्रश्न में ऊपर लिखा हुआ है कि सामान्य अथवा समदूरस्थ, यानी कि ये आपका प्रश्न है और इसमें सामान्य अथवा समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप लिखा हुआ है और इसमें इसकी कुछ जो 2-3 लाइन दे रखी हैं कि इसमें अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं परस्पर समान दूरी के अंतर पर बनाई जाती हैं और इसको प्लेट कैरी प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी यदि रचना विधि या निर्माण विधि की बात करें तो निर्माण अथवा रचना विधि बहुत ही सरल है तुलनात्मक रूप से अन्य सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन के। इसमें हम जो इससे पूर्व हमने शंक्वाकार प्रक्षेप पढ़े हैं
उसमें एक सूत्र को हमने पढ़ा था कि हम आर कैसे निकालें, गोले का रेडियस कैसे निकालें। तो उसका सूत्र इससे पूर्व हमने बता दिया था आपको कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास हम लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास और डिवाइडेड बाय प्रदर्शक भिन्न का हर। तो चूंकि सवाल में हमें जो दे रखा है वो इसकी RF यहाँ पर दे रखी है कि 1:30 करोड़, तो हम 63 करोड़ 50 लाख जो हमारा एक्चुअल पृथ्वी का और अर्धव्यास है उसके नीचे हम 30 करोड़ सेंटीमीटर जो हमारा प्रदर्शक भिन्न का हर है उसको रख देंगे। तो जो आर हमारी निकलेगी, रेडियस जो निकलेगा वो इस कैलकुलेशन के पश्चात 2.1 सेंटीमीटर होगा। इतना करने के बाद हम अगली कैलकुलेशन इसमें लेते हैं कि हम जब सिलिंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं तो सिलिंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन में जो माना जाता है कि कागज़ ग्लोब पर भूमध्य रेखा को स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखा और पृथ्वी की अथवा ग्लोब की एक परिधि है। जैसे इसको मैंने एक डायग्राम बनाया है ग्लोब का, और ग्लोब में ये आपकी भूमध्य रेखा है मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच में, और यहीं पर इस ग्लोब की मोटाई सर्वाधिक है। यदि हम इसके दूसरी तरफ और एक बिंदु यानी कि पूरा एक वृत्त बना दें यानी कि, तो ये उस ग्लोब की परिधि होगी। तो परिधि का जो सूत्र है वो 2πr। इसका मतलब भूमध्य रेखा की लंबाई हम जिस सूत्र से लेना चाहेंगे वो आपकी 2πr होगी। तो आप देखें भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, यहाँ जो सूत्र लगाया है इसमें देखें आप, भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr। तो 2πr इसमें 2 हमें पहले से दे रखा है, पाई का मान हमें पहले से ही ज्ञात है कि 22/7 होता है। अब हमें केवल r का मान देखना है, और r का मान या रेडियस का जो मान है वो हम पूर्व में ही निकाल चुके हैं, यानी 2.1 रेडियस हम पहले से निकाल चुके हैं। तो इस सूत्र के मुताबिक हम इन फिगर्स को या इन डिजिट्स को जमाएंगे कि 2 गुणा 22/7 यानी पाई का मान गुणा 2.1 यानी कि r रेडियस जो हम इसमें निकाल चुके हैं पहले कैलकुलेशन में। तो इसको करने के पश्चात और जो हमारा मान निकल कर आएगा 2πr का वो 13.2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि भूमध्य रेखा की जो लंबाई होगी, हम जो मैप प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं सिलिंड्रिकल प्रकार का, वो 13.2 सेंटीमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई होगी। अब जब भूमध्य रेखा की हम बना लेंगे तो इस पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस ढंग से बनाएंगे, इस ढंग से ये अक्षांश देशांतर रेखाएं होंगी। इस प्रकार का एक भूग्रिड नेट बनाएंगे। तो अब इसमें देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होगी, कितना कट लगाएं, देशांतर रेखाएं, इसी प्रकार अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होगी, उतने उसका कितने चाप का कट लगाएं। ये अभी कुछ जो प्रश्न हैं उनकी समाधान अभी बाकी हैं। इन्हीं समाधानों की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार हम 2 देशांतर रेखा अथवा 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को तय करें अथवा चाप तय करें। तो इसमें आया है कि तीसरा जो कैलकुलेशन होगी वो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो होगी कि 2πr यानी कि भूमध्य रेखा की लंबाई हमें पहले से दे रखी है कि 13.2। फिर अंतराल इस सवाल में हमें पहले से दे रखा है कि 15 डिग्री का अंतराल होगा। तो 15 डिग्री 15/360। और 360 क्यों लिया हमने, क्योंकि हम ये जानते हैं या हमें पता है कि यदि हम एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा खींचें तो 0 डिग्री के पश्चिम में और 0 डिग्री के पूर्व में 180 और 180 देशांतर रेखाएं, इसका मतलब 360 कुल देशांतर रेखाएं। और हमें जो अंतराल दे रखा है वो 15 का दे रखा है, और हम जो मान निकाल रहे हैं या हम जो दूरी निकाल रहे हैं वो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि 360 में 15 का भाग दे दें तो हमारी 15 दूना 30 से 15 चौका 60 यानी कि 24 देशांतर रेखाएं हम बनाएंगे। तो 24 देशांतर रेखाएं जो हम बनाएंगे उनके मध्य की जो दूरी होगी वो इस कैलकुलेशन से हमने निकाल ली। वो आप इसमें देख रहे हो मान कैलकुलेशन में 0.55 सेंटीमीटर होगी इस सूत्र से। कि 2πr ये सूत्र इसमें लिखा हुआ है कि 2πr
मल्टीप्लाई बाई अंतराल बटे 360। ये करने के पश्चात अब हम तीसरे इमेज पर आते हैं, और तीसरी इमेज जो होगी वो इक्वल डिस्टेंस और आपकी सिलेंड्रिकल में प्रोजेक्शन की होगी, यानी कि समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इसमें हम देखेंगे कि इससे पूर्व जो हमने गणना की है कि जिसमें हमने 2πr जो निकाली थी उसको हम लेंगे, और 2πr हमारी थी 13.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 13.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, सरल रेखा स्केल की सहायता से। उसका नामकरण भी हम कर सकते हैं, जैसे ए पॉइंट इसको दे दिया, बी पॉइंट इसको दे दिया। इसके पश्चात हम ए बिंदु पर और बी बिंदु पर दोनों पर ही लंब डालेंगे, यानी कि हम समकोण बनाएंगे। चांदे की सहायता से इधर समकोण बना दिया और इधर समकोण बना दिया, यानी कि ए के दोनों तरफ। इसी प्रकार बी के दोनों तरफ समकोण बना दिया, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई अंतिम वाली, यानी कि 180 वाली। अब हम इसका विभाजन करेंगे। तो हमने अभी जो कैलकुलेशन किया था उसमें 0.55 सेंटीमीटर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी आई। तो हम एक बिंदु ए से और इधर की तरफ 24 बार कट लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो अंतराल है अभी मैंने बताया था वो 15 डिग्री का है और 360 टोटल देशांतर हैं। तो यदि हम 15 का भाग 360 में दें तो 24 देशांतर होते हैं। तो इस प्रकार हम 24 बार इसमें कट लगाएंगे। इस प्रकार हम कट लगाते जाएंगे 0.55 सेंटीमीटर की। ये जो कट होंगे वो इस ढंग से लगाते जाएंगे, 24 कट होंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार अब हम इन ये से जो हमने लंब डाला है उसको, जैसे हमने इसको सी बिंदु डाल दिया और इसको हमने डी बिंदु डाल दिया, उसी प्रकार बी पर जो हमने लंब डाला है उसको जैसे हमने ई बिंदु डाल दिया, इसको एफ बिंदु डाल दिया। ये हम कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि इसके पश्चात जो होगा वो कि हम इनके समानांतर और देशांतर रेखाएं खींचेंगे। जहाँ पर हमने एक कट लगाए हैं इसके समानांतर हम देशांतर रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से, और ये इस प्रकार हम 360 डिग्री प्रदर्शित करते हुए देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब प्रश्न है कि अक्षांश रेखाएं कैसे बनाएं। तो अंतराल हमारा 15 डिग्री का है और हमारी दोनों, यानी कि इधर ए बिंदु पर हमने जो लंब डाला है सी और डी, इन पर हमें अक्षांश रेखाएं बनानी हैं। तो ए से हम सी की तरफ, यानी कि ए से और हम सी की तरफ जाएं तो सी यानी कि 90 डिग्री पूर्व इन उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है। तो 90 में यदि 15 का भाग दें, इसका मतलब 15 छकी 90, तो 6 कट इधर लगेंगे, 1 2 3 4 5, और वो प्रत्येक कट 0.55 सेंटीमीटर का ही होगा। इसी प्रकार इस प्रकार भी 6 कट लगाए जाएंगे, 15 छकी 90, 4 5 6। इस प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार 6 कट लगेंगे और सभी 0.55 सेंटीमीटर होंगे। अब हम इनको अक्षांश रेखाएं खींचेंगे, प्रत्येक कट को उसके बराबर वाले कट से मिला देंगे, यानी कि 15 को 15 वाले से, 30 को 30 वाले से, 45 को 45 वाले से, 60 को 60 वाले से, 75 को 75 वाले से और 90 को 90 वाले। इसी प्रकार जैसा कि हमने उत्तरी गोलार्ध में किया है वैसा ही हम दक्षिणी गोलार्ध में करेंगे, सभी को और मिलाते जाएंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार अब ये जो मैंने जो बनाया है इसको मैं अब डिलीट करके और मूल डायग्राम पर आता हूँ। अब आप इस डायग्राम में देखिएगा कि अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे, कि जिसको मैंने आपको रफली और आपकी स्क्रीन पर बनाया था, उसमें अब आप देखें कि सबसे पहले जो मैंने किया था कि इक्वेटर यानी कि 13.2 सेंटीमीटर की भूमध्य रेखा खींची थी। वो आपकी भूमध्य रेखा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये ए और बी भूमध्य रेखा है। उन्हें आप देखें, ये ए और बी आपकी भूमध्य रेखा है। इसके पश्चात हमने कहा था आपसे कि ई और एफ लंब खींचें और सी और डी लंब खींचें। ये खींचने के पश्चात आप इन पर 0.55 सेंटीमीटर की दूरी के कट लगाएं, इस पर भी 0.55 सेंटीमीटर के कट लगाएं इन पर भी, और ये 6 कट होंगे जो ये 15 डिग्री के अंतराल को प्रदर्शित करेंगे। तो ये सब होने के पश्चात आपका एक भूग्रिड नेट बन गया, यानी कि जाल बन गया अक्षांश देशांतर रेखाओं का।
फिर इन पर हम नामकरण कर देंगे। अब नामकरण में देखेंगे आप, मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। इस वाले एरिया को देखेंगे तो हमने ये 0 डिग्री, ये आप देखेंगे कि इसको हमने और 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा माना है। इसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माना। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 15 डिग्री का अंतराल था, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 30 डिग्री और 0 डिग्री, इन दो के मध्य में एक और लाइन है जिसका नामकरण हमने नहीं किया है। यदि हम यहाँ भी नामकरण कर सकते थे, लेकिन यदि हम यहाँ 15 लिखते या यहाँ 15 लिखकर 30, यहाँ 45 लिखते, फिर 60 के बाद 75 लिखते, तो जगह चूँकि कम हो जाती, इसलिए हमने बीच बीच में छोड़ दिया है। लेकिन हमने उसको ख़त्म नहीं किया है, बराबर उसकी अक्षांश रेखा खींची है। इसी प्रकार 0 फिर 15 की लाइन है जिस पर हमने 15 नहीं लिखा है, 30 लिख भी सकते हैं, ये आपके स्व विवेक के ऊपर है। और फिर 45 की, ये फिर 60, फिर 75 और 90। तो ये जैसे नॉर्थ यहाँ लिख दिया, ये नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर हमने साउथ लिख दिया, ये साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप इधर आइए, इधर देखें आप कि इस तरफ भी हमने नामकरण कर सकते हैं, लेकिन नामकरण किया नहीं। दूसरी तरफ दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में आप इसमें देखेंगे कि ये आपकी बीचों बीच में और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, और ग्रीनविच रेखा से बढ़ते हुए 15 डिग्री के अंतराल से हम बढ़ रहे हैं। तो 15 पर हमने नामकरण नहीं किया, 30 पर, फिर 45 पर नामकरण नहीं किया है, फिर 60 है, फिर 75 पर हमने नामकरण नहीं किया है, 90 लिख दिया है, फिर 105 पर नामकरण नहीं किया है, 120 लिख दिया है। इस प्रकार हम नामकरण इन पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में दोनों में हम देख रहे हैं कि इधर हमने पूर्वी गोलार्ध का ईस्ट लिख दिया, तो दूसरी तरफ हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हमने इधर पश्चिमी गोलार्ध 180 डिग्री पर वेस्ट लिख दिया। इस प्रकार ये संपूर्ण और इक्वल डिस्टेंस जो सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, और मध्य में जो ए बी लाइन है उस पर हम इक्वेटर लिख दिया है हमने, वो भूमध्य रेखा को प्रदर्शित कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो इस प्रकार का ये सिलेंड्रिकल टाइप का मैप प्रोजेक्शन तैयार किया है उसकी क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। तो सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे कि जैसा कि हम ग्लोब पर देख रहे हैं कि देखते हैं कि ग्लोब में, जैसे मैं यहाँ पर एक ग्लोब बनाऊँ आपको, तो आपको कुछ खामियां भी नज़र आ जाएंगी। कि जैसे आपने यहाँ पर एक ग्लोब बनाया और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट है ऊपर वाला और ये नीचे वाला, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को प्रदर्शित कर रहे हैं और एक वो बिंदु मात्र हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि वो 90 डिग्री का नॉर्थ पोल और 90 डिग्री का साउथ पोल एक बिंदु मात्र हैं गोलोब पर, जो कि एक्चुअल पृथ्वी का मॉडल है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि 90 डिग्री का जो पोल पॉइंट होना चाहिए था दोनों ध्रुवों पर, वो एक बड़ी लंबी रेखा के रूप में है जितनी भूमध्य रेखा की लंबाई है। तो ये बड़ी भारी कमी है, जबकि भूमध्य रेखा तो सर्वाधिक लंबी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिण की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं, अक्षांश रेखाओं पर मापनी अशुद्ध होती जाएगी। क्योंकि यदि हम एक्चुअल देखें तो पृथ्वी यानी का मॉडल जो ग्लोब है उस पर सर्वाधिक की लंबाई वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे इन रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाएगी, दक्षिण की तरफ जाएंगे इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी दोनों ध्रुवों पर। और उत्तर की तरफ जाएं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी, और यानी पुनः दुरुस्त कर देता हूं मैं आपको। और दक्षिण ध्रुव की तरफ भी जाएं तब भी भूमध्य रेखा की तुलना में अक्षांश रेखाओं की लंबाई दक्षिण की तरफ जाने पर, यानी कि जैसे जैसे हम जाएंगे वो पूर्व की तुलना में उस अक्षांश रेखा की लंबाई कम होगी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हम यहाँ पर जो मापनी शुद्ध रूप में देखेंगे वो केवल भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही देखेंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में जाने पर और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जाने पर दोनों ही स्थितियों में और सभी जो अक्षांश रेखाएं वो भूमध्य रेखा की लंबाई की बराबर है, जबकि ये तो गलत है। तो भूमध्य रेखा सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा है तो उसको ही सर्वाधिक लंबी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो एक पॉइंट भी भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर प्रदर्शित हो रहा है। ये इस मैप प्रोजेक्शन की सबसे बड़ी खामी है। दूसरी तरफ यदि हम देखें देशांतर रेखाओं को, तो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो प्रत्येक अक्षांश पर बराबर है।
जबकि गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो भूमध्य रेखा पर जो दो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई सर्वाधिक होती है वो उत्तर में जाते जाते दक्षिण में जाते जाते उनकी बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है और ध्रुवों पर तो वो दूरी शून्य हो जाती है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की और भूमध्य रेखा पर है वही और उतनी ही दूरी आपके ध्रुव पर है। तो ये तो बड़े भारी खामी है। जैसे हम ये लें और यहाँ पर इस ढंग से और देशांतर रेखाएं चलती हैं, यानी कि 0 पॉइंट इधर ये इस पर आपकी 90 डिग्री साउथ पोल पर और 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से जाएंगे तो आप देख रहे हैं इसमें जो कर्व बना हुआ है वो उत्तर की तरफ जाने पर उनके मध्य की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। तो इसमें ये बड़ी खामी है कि इसलिए हम इस प्रकार के जो मैप प्रोजेक्शन हैं उनको केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए ही विशेष रूप से बनाते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र में आपने ये देखा कि सिलेंड्रिकल प्रकार का जो मैप प्रोजेक्शन होते हैं उनमें क्या खूबियाँ खामियाँ होती हैं, उनकी क्या पहचान होती है और उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो इस प्रकार आज मैं यहीं पर और इस इक्वल डिस्टेंस सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन को समाप्त कर रहा हूँ। इसके संदर्भ में आपके कुछ क्वेरीज हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।